हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी और उसके फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस तक को कंप्लीट कर लिया है। ब्रीफ आइडिया आपको समझ आ गया होगा अभी तक की जो डिस्कशन है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नॉलेज को थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे अब सब्सिक्वेंट वीडियोस में। तो विद द बेसिक ओवरव्यू क्लियर नाउ, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड जो है उसका मीनिंग क्या है। अब ये कंपैरेटिव मेथड के मीनिंग को समझने के लिए हमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपैरेटिव मेथड जो है इट मींस द स्टडी ऑफ वेरिएशंस। अभी तक जितनी भी बात हमने पिछले वीडियोस में करी, हमने एक चीज को कॉमनली बार बार एम्फसाइज किया, और वो ये था कि कंपैरेटिव मेथड में हमें बेसिकली कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है एक पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे लेवल पर। उसके लिए हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस हैं। पर कोई भी अगर हम अप्रोच यूज करें या किसी भी चीज का हम कंपैरिजन करें, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम का या पॉलिटिकल सिस्टम के इंस्टीट्यूशन का अगर हम कंपैरिजन करें, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टडी वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये समझने का होता है खास करके कि किस प्रकार से चीजें जो हैं वो कॉमन है या डिफरेंट है। तो हमें किस चीज का वेरिएशन स्टडी करना है? ये दो चीजों का, कि व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज डिफरेंट। तो जब हम ये चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कॉमन क्या है और डिफरेंट क्या है, जिससे कि हम एनालाइज करते हैं कि वेरिएशंस क्या क्या है, तब हमें ये चीज़ समझ आती है इस कॉन्टेक्स्ट में कि कंपैरेटिव मेथड आफ्टर ऑल अचीव करना क्या चाहता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इस मेथड को, कंपैरेटिव मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्कॉलर था वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया? उसने बेसिकली एथेंस को और स्पार्टा को कंपेयर किया। उसने जब इन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर करके उसने देखना कोशिश किया कि इन दोनों में वेरिएशंस क्या क्या हैं, और वेरिएशंस के थ्रू उसने क्या डिड्यूस किया। उसने डिड्यूस ये किया कि किसका पॉलिटिकल सिस्टम बेटर है। तो कंपैरेटिव मेथड को स्टार्ट करने वाला जो सबसे पहला पर्सन था, जबकि उसने किसी प्रकार से कोई कंपैरेटिव मेथड में कंट्रीब्यूशन नहीं की, पर कंपैरेटिव मेथड को अपनाया सबसे पहले, वो था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी उसमें कंपैरेटिव मेथड को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। वो आगे होगी, अभी हम बात करेंगे। उसके लिए जेएस मिल जो है उसने सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने बोला कि देखो, एथेंस और स्पार्टा को कंपेयर करते हैं, उनके वेरिएशंस ऑब्जर्व करते हैं। वेरिएशंस को ऑब्जर्व करके हम ये डिड्यूस करेंगे कि किसका सिस्टम बेटर है और किसका सिस्टम बेटर नहीं है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें ये चीज मिल जाएगी कि एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे पाया जा सकता है। और वो बेटर पॉलिटिकल सिस्टम को ढूंढने के लिए कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग एरिस्टोटल ने यहां पर किया। लेकिन अब दूसरी चीज ये है कि कंपैरेटिव मेथड को समझाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल का, जेएस मिल जो है, जिसको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और आज हम ये भी कहते हैं कि जेएस मिल इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव मेथड। हम ये कहते हैं कि जेएस मिल ने कंपैरेटिव मेथड को इवेंचुअली डेवलप किया, क्योंकि एरिस्टोटल ने अगर सिर्फ कंपैरेटिव मेथड को अप्लाई किया था अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को डिड्यूस करने के लिए, तो कंपैरेटिव मेथड के अगर किसी ने टूल्स दिए हैं, अगर किसी ने कोई फ्रेमवर्क दिया है, तो वो टूल्स और फ्रेमवर्क देने वाला व्यक्ति है जॉन स्टुअर्ट मिल। अब ये कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कंपैरेटिव मेथड को लेकर मेथड दिया है जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ
डिफरेंस एंड मेथड ऑफ अग्रीमेंट। जेएस मिल ने ये दो चीजें दी हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस एंड मेथड ऑफ अग्रीमेंट। अब ये क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस एंड अग्रीमेंट, देखते हैं। मेथड ऑफ अग्रीमेंट क्या कहता है? मेथड ऑफ अग्रीमेंट ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि वॉट एवर इज कॉमन इज द कॉज। जेएस मिल ने बड़ी स्पष्ट और सिंपल बात, उसने कहा आप इवेंट को ऑब्जर्व करो। जब आप एक इवेंट को ऑब्जर्व करते हो तब आप देखो कि उस इवेंट में कॉमन क्या है। वॉट एवर इज कॉमन, दैट इज बेसिकली द कॉज। वॉट एवर इज कॉमन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इससे आप इजीली समझ जाओगे। मेथड ऑफ अग्रीमेंट में वो ये कहता है कि भाई मान लो 5 दोस्त थे, 5 फ्रेंड्स। ये लोग गए रेस्टोरेंट, इन्होंने किया ऑर्डर फूड। अब यहां पर 5 लोगों में जब इन्होंने खाना ऑर्डर किया, तो मान लो एक पर्सन ने बर्गर ऑर्डर किया, 4 पर्सन ने सैलड ऑर्डर किया, खाना खा लिया, वापस आ गए। जब वापस आए तो हुआ क्या, 4 पर्सन जो थे उनको वॉमिटिंग हो गई, एक को नहीं हुई। और ये 4 जिनको वॉमिटिंग हुई, ये वो थे जिन्होंने सैलड खाया था। मेथड ऑफ अग्रीमेंट ये कहेगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में वॉमिटिंग का कॉज क्या है? सैलड। क्योंकि जिन्होंने सैलड खाया उन्हीं को वॉमिटिंग हुई, जिन्होंने सैलड नहीं खाया उनको वॉमिटिंग नहीं हुई। तो मेथड ऑफ अग्रीमेंट क्या कहेगा? वॉट एवर इज कॉमन इज द कॉज। तो यहां पर कॉमन क्या था? सैलड खाना। उसकी वजह से कॉज क्या निकला? वॉमिटिंग। तो सैलड वॉज द कॉज फॉर द वॉमिटिंग। तो वॉट एवर इज द कॉमन थिंग इज द कॉज। ये चीज उसने बोली। पर ये चीज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑब्जर्व करके। आपने ये ऑब्जर्व किया तब जाके आपको ये मेथड ऑफ अग्रीमेंट पता चला है। तो अग्रीमेंट हो गया इस चीज पे कि वॉट एवर इज कॉमन इज द कॉज, एंड वॉट एवर वॉज कॉमन वॉज द फैक्ट दैट 4 people एट सैलेड, एंड दोज 4 who ate salad eventually vomited, so therefore salad is the cause of the vomiting। ये कहता है जेएस मिल का मेथड ऑफ अग्रीमेंट। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? मेथड ऑफ डिफरेंस ये कहता है, 2 people लेट से दे गो टू अ पार्टी। 1 person जो है ही ईट्स लेट से पिज्जा प्लस जलेबी। 1 person हियर ईट्स पिज्जा प्लस सैलड। अब क्या हुआ? 1 person वॉमिट्स, 1 person वॉमिट्स, अदर डज नॉट। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि पिज्जा डेफिनेटली इज नॉट द कॉज, बिकॉज पिज्जा तो दोनों ने खाया है। वॉमिटिंग अगर दोनों को होती तो पिज्जा कॉमन कॉज होता है। अब मान लो ये जो पर्सन है जिसने वॉमिटिंग करी, उसने अगर सैलेड खाया है, ये वो वाला पर्सन था जिसने सैलेड खा के वॉमिटिंग करी थी, तो ये भी क्लियर हो गया कि जलेबी इज नॉट द कॉज।
पिज्जा इज नॉट द कॉज। तो इससे एक चीज क्या हमारे यहाँ पर प्रूव हुई? प्रूव ये हुई कि भाई सैलेड इज द कॉज। सैलेड अगर कॉज है तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, कि ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द कॉज। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द कॉज। और यहां पर चेंज क्या था? जलेबी नहीं थी, पिज्जा नहीं था, सैलेड था। एक पर्सन जिसने वॉमिटिंग करी, उसके फूड इनटेक में जो चीज चेंज हुई वो सैलेड थी, और उस सैलेड से एक कॉज बना वॉमिटिंग का। तो मेथड ऑफ डिफरेंस और मेथड ऑफ अग्रीमेंट, ये दो मेथड्स दिए खास करके जेएस मिल ने, जिसमें उसने कहा कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि वॉट एवर इज कॉमन और व्हाट चेंजेस। तो जेएस मिल की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन रहा वो क्या था कंपैरेटिव मेथड में? सी व्हाट इज द कॉज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द कॉज। क्योंकि जब हम इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी की भी बात करते हैं, और इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में भी हमने कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करके ऑब्जर्व करो, तो आप ये चीज देखते हो वहां पर कि हाउ द सिस्टम्स आर वर्किंग। और हाउ सिस्टम्स आर वर्किंग, जिसके बारे में रॉबर्ट डाल ने भी चर्चा की थी, उस पॉइंट को भी ये कहा जा सकता है कि वो जेएस मिल से इंस्पायर्ड था, कि हाउ डू डेमोक्रेसीज फंक्शन, कैसे उनके कॉजेज हैं जिससे कि वो स्टेबिलिटी लाते हैं। सैमुअल हंटिंगटन के केस में हमने क्या बोला कि आप ये स्टडी करो कि स्टेबिलिटी कैसे आती है और ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो कॉज क्या है ब्रेकडाउन का, वो आइडेंटिफाई करो। तो जेएस मिल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि मेथड ऑफ अग्रीमेंट, और यहां पर दो दूसरा जो मेथड ऑफ डिफरेंस है उसके तहत उसने ये बात बोली कि वॉट एवर चेंजेस इज द कॉज एंड वॉट एवर इज द सेम इज द कॉज। तो आपको जब ये कॉज आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आपको बेसिकली फंक्शनिंग में डिफरेंसेस क्या है कंपेयर करने में आसानी होगी। जब आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉस पिज्जा इज नॉट द थिंग दैट इज चेंजिंग, जलेबी इज नॉट द थिंग दैट इज चेंजिंग, इट इज ओनली द सैलेड दैट इज द कॉज, तो आपको ये एक कॉजल फैक्टर मिल गया ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी जब बात करी कि बर्गर वॉज डेफिनेटली नॉट द कॉज बट इट इज द सैलेड दैट इज द कॉज, तो ये कंपैरिजन से क्या मिला? कॉजल फैक्टर। ये कंपैरिजन से क्या मिला यहाँ पर? पिज्जा जलेबी प्लस पिज्जा सैलेड में कॉजल फैक्टर। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जेएस मिल ने ये बोला कि कंपैरिजन करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कॉजल फैक्टर। और कॉजल फैक्टर कैसे मिलेगा? मेथड ऑफ अग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस से। तो ये चीज यहां पर जेएस मिल ने बोली, ये अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एरिस्टोटल ने इसको अप्लाई किया था। इसके बाद एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है एरेंट लिफार्ट, जे साइलेंट है, एरेंट लिफार्ट। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा, एक और कंट्रीब्यूशन दिया कंपैरेटिव मेथड में। इन्होंने कहा कि कंपैरेटिव मेथड में आप क्या करोगी, फाइंड पैटर्न्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। फाइंड पैटर्न्स, कि जब आप सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के पैटर्न्स को ढूंढोगे तो एक चीज क्या होगी कि आपको ये पता चलेगा कि व्हाट वर्क्स। तो इवेंचुअली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? चाहे हम कॉजल फैक्टर आइडेंटिफाई करें जेएस मिल के हिसाब से या आरेंट लिपार्ट के हिसाब से हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, हमें दोनों केसेस में व्हाट वर्क्स आइडेंटिफाई करना है। केस इन पॉइंट, एरेंट लिपार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करो, आप जापान के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करो, दोनों में पैटर्न्स ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है या जापान का एजुकेशन सिस्टम है जो सबसे ज्यादा मॉरल किड्स को एजुकेशन दे रहा है। आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करो, आप देखो कि क्या हमारे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन सिस्टम के तहत मॉरल बच्चे निकल रहे हैं, या जापान के एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा मॉरल बच्चे निकल रहे हैं। तो जब आप दोनों के एजुकेशन पैटर्न्स को स्टडी करते हो विद अ एंड गोल इन माइंड कि हमें ये देखना है
कि मॉरल किड्स सबसे ज्यादा किस केस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप एक पैटर्न कंपैरिजन करके ये ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आरेंट लिपार्ट ने ये चीज बोली, इसी चीज को आगे बिल्ड किया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर ने जिनका नाम है बैरिंगटन मूर। बैरिंगटन मूर, इन्होंने क्या चीज बोली, इन्होंने एक किताब लिखी, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। सोशल ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में बैरिंगटन मूर ने एक बात इंपॉर्टेंट ये बोली कि आप ये स्टडी करो कि एक रेवोल्यूशन के बाद कैसे एक कंट्री में डेमोक्रेसी आती है और कैसे उसी रेवोल्यूशन के बाद किसी और कंट्री में डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो आप ये कॉजल फैक्टर्स को फाइंड करो। तो यहां पर बैरिंगटन मूर ने एक्चुअली क्या किया कि उसने जेएस मिल के मेथड ऑफ अग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज करके ये बात बोली कि आपको कॉजल फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। क्या कॉजल फैक्टर, कि भाई एक रेवोल्यूशन है, उस रेवोल्यूशन के बाद ऐसे कैसे कॉजल फैक्टर्स हैं कि एक केस में डेमोक्रेसी आती है। ने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन जो है फ्रांस में भी हुआ, रेवोल्यूशन जो है रशिया में भी हुआ। तो ऐसे क्या कॉजल फैक्टर थे कि फ्रांस में डेमोक्रेसी आई और रशिया में डिक्टेटरशिप आई। अब आपको समझ आया। तो बैरिंगटन मूर ने जेएस मिल के कॉजल फैक्टर्स को यूज करके थ्योरी बिल्डिंग करने की कोशिश करी। बैरिंगटन मूर ने बोला कि आप ये चीज देखो कि किस तरीके से रेवोल्यूशन के कॉजल फैक्टर्स जो हैं वो एक जगह पर डेमोक्रेसी और एक जगह पर डिक्टेटरशिप क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो एक जगह पर डेमोक्रेसी और दूसरी जगह पर डिक्टेटरशिप क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कॉजल फैक्टर्स होंगे। अब वो कॉजल फैक्टर्स को जेएस मिल के मेथड ऑफ अग्रीमेंट और डिफरेंस के तहत एनालाइज करके देखो। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव मेथड की, तो इस कंपैरेटिव मेथड को एरिस्टोटल ने सबसे पहले अपनाया। इसको जेएस मिल ने फ्रेमवर्क दिया। जेएस मिल के फ्रेमवर्क के बाद इस मेथड में आरेंट लिपार्ट ने कंट्रीब्यूशन किया। आरेंट लिपार्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद बैरिंगटन मूर, उसने जेएस मिल के फ्रेमवर्क को अपनाया। और कंपैरेटिव मेथड में ब्रॉडली अगर देखा जाए तो कॉजल फैक्टर्स के ऊपर हमेशा चर्चा होती है। कॉजल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का टास्क जेएस मिल की तरफ से आया। तो जेएस मिल ने कंपैरेटिव मेथड में सबसे क्रूशल कंट्रीब्यूशन किया। आज कंपैरेटिव मेथड को समझने के लिए एरिस्टोटल का एप्लीकेशन, जेएस मिल का मेथड, आरेंट लिपार्ट और बैरिंगटन मूर के कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्कॉलर्स हैं यहाँ पर जो कंपैरेटिव मेथड के पूरे मीनिंग को समझाते हैं। तो आई होप भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से नोट्स को कंसोलिडेट कीजिए, फोकस कीजिए खास करके रिवीजन पे और मेमोराइजेशन पे। स्कॉलर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा मेमोराइजेशन का, फोकस कीजिए उस पे। साथ साथ जीएस को निगलेक्ट मत कीजिएगा। जीएस में एटलीस्ट ये इंश्योर कीजिएगा कि एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे इन तीन चीज़ों पे प्रायोरिटी पे काम किया जाए। एथिक्स और इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, वो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। अक्टूबर से मैं आपको ऐसे कराऊंगा, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जीएस के साथ साथ आपको कंसोलिडेट और मेमोराइज करना है पॉल साइंस को, ताकि आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाए। और बाकी
एथिक्स और इकोनॉमिक्स में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बोला, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना क्लास में हम कर रहे हैं वो आपको बहुत सफिशिएंटली इक्विप कर देगा। एथिक्स में तो आपके 130 नंबर पक्के हैं, क्योंकि हर महीने हम केस स्टडीज को रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। 7 मंथ्स के कोर्स में मोर देन 100+ केस स्टडीज आप क्लास में ही सॉल्व करोगे। तो कोई तरीका नहीं है कि आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम आए। फोकस कीजिए PSIR को कंसोलिडेट करने में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चीज़ें और डीपर लेवल पर जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़ते हैं आगे।